बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इससे कबल के यहाँ की सूरत हाल पे गुफ्तगू करें, आज भारतीय हाई कमीशन के सामने भी जो पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी है उन्होंने एक मुजाहरा किया और मुतालबा यही था कि 11 जो मासूम अफराद हैं उनका जो कत्ल कर दिया गया है, उसके बाद से जिस किस्म की बेहिसी का मुजाहरा भारत की जानिब से किया गया है, तो उनके जो प्यारे थे, जो लवाहिकीन थे, वो आज इंडियन हाई कमीशन के बाहर जमा थे और मुतालबा सिर्फ यही था कि कम अज़ कम उनकी जो अर्थियाँ हैं वो हमें वापस कर दी जाएँ ताकि हम अपनी जो मजहबी रसूमात हैं वो अदा कर सकें। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है और पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। साथ साथ आज जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक जो ख़त है वो पीडीएम की जानिब से दिया गया, जिसमें जो पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस है उसके हवाले से जो पीडीएम की रिजर्वेशन है 6 साल तक उसका फैसला ना होना है, वो तमाम बातें उसके अंदर तहरीर की गई थी। मगर डेवलपमेंट भी ये हुई है कि स्क्रूटनी कमेटी ने मजीद तहकीकात से इनकार कर दिया है और मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन ने 19 जमातों को नोटिस जारी किए हैं कि वो अपने जो फंडिंग है उसके मामला से आगाह करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज कहा है कि इस मामले की जो इंक्वायरी है वो ओपन होनी चाहिए, तमाम सियासी जमातों के जो लोग हैं वो बैठें सामने, टेलीविज़न के ऊपर इसकी चीज़ें जो हैं वो चलाई जाएं, कोई एतराज़ नहीं है। मुझे मालूम है कि अपोजिशन को फंडिंग कहाँ कहाँ से होती है, लेकिन चूँकि हमारे कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, वो मैं नहीं चाहता कि उस मामलात के ऊपर बातों को आगे बढ़ाया जाए। साथ साथ हुकूमत ने जो कौमी असम्बली का इजलास है और सेनेट का इजलास है वो तलब करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से आज शाम जो है वो स्पीकर साहब के पास भी एक मीटिंग हुई है, स्ट्रेटजी बन रही है। तो क्या इस दफ़ा हुकूमत कुछ संजीदा है पार्लियामेंट के अंदर चीज़ों को रखने के लिए, कुछ कानून साजी के लिए, और अगर हुकूमत संजीदा है तो क्या अपोजिशन उसका साथ देगी या नहीं देगी। और साथ साथ ब्रॉडशीट का मामला जिसका चर्चा जो है वो जारी है और हर रोज़ उसके अंदर से कोई न कोई नया मामला निकलकर सामने आ जाता है जो पूरे हमारे निज़ाम को और जो चीज़ें हैं उसका मुंह चढ़ा रहा होता है। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब मलिक अहमद खान साहब, मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली सेक्रेटरी इत्तलात चीफ विप मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, और चंद ही लम्हों में मलिक आमिर डोगर साहब जो चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और माविन खुसूसी है वज़ीर आज़म के, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। पहले तो मलिक अहमद खान साहब, ये जो आज डेवलपमेंट हुई है बहुत तेज़ी से, स्क्रूटनी कमेटी ने कहा जी हम मज़ीद तहकीकात नहीं करेंगे। 23 अकाउंट्स के बारे में अकबर एस बाबर साहब ने कहा कि जी वो हमें वो अकाउंट्स की तफसीलात नहीं दे रही, तो स्क्रूटनी कमेटी ने कोई काम नहीं किया। तो आज ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास आने का मतलब कि पॉइंट जीरो पे फिर खड़े हो गए। और साथ साथ इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि जो 19 जमातों को नोटिस और इमरान खान साहब का ये कहना कि जी ओपन ट्रायल करने, सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, देखिए साहब का बहुत शुक्रिया। मेरा इसमें जो इमरान खान साहब से मेरा बुनियादी मसला है वो ये है कि वो कहने को तो बड़ी बड़ी बार हाई कर देते हैं, बड़ी हाई बार रेज कर देते हैं, मॉरल ग्राउंड्स पे वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे लगता है कि गालिबन जो वो कह रहे हैं वो बड़ी एक टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, लेकिन उनका अमल उसके बिल्कुल ही अक्सर मुख्तलिफ होता है। अब कह वो ये रहे हैं कि आप इसकी प्रोसीडिंग्स टेलीवाइज कर दें लाइव, कह जाए कि उनके वकला एप्लीकेशन दे रहे हैं कि इसकी प्रोसीडिंग सीक्रेसी में की जाए। अब इमरान खान तो झूठ बोल रहे हैं, अ पर्सन कैन लाई, अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट। इमरान खान सिर्फ गैलरी से प्ले कर रहे हैं और मैं अब कन्विंस होता जा रहा हूं कि इमरान खान की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो एक तो ऑल्टरनेट ट्रुथ पे बेस्ड है, यानी वो सिर्फ सोशल मीडिया पे एक कोई नार्सिज्म का शिकार है अपनी खुद पसंदी का, और वो सिर्फ सोशल मीडिया के वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर उनके अपने ही लोग उनके साथ हैं, उनकी फॉलोइंग तो है, वो एक स्टारडम में तुरे हुए हैं, क्रिकेटर थे, बड़ी फैन फॉलोइंग थी, और वो फिर उसके बाद डोनेशंस के अकाउंट पे चली गई और फिर वो शोबिस के साथ रही। उनके जो यहाँ पे फंड रेजिंग होते थे, मैंने खुद वहाँ पर मैं जाता रहा हूँ, मैंने वहाँ पे बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स को आते देखे, तो स्टारडम भी उनके साथ थी, उसमें भी कोई शक नहीं है। तो अपनी उस फॉलोइंग को वो एक नार्सिज्म का शिकार आदमी है कि जो वो बात करते हैं उस पर वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे उसकी वक्ती वाह मिल जाए।
اور وہ جو ایکٹ کرتے ہیں وہ اس کے 100% ڈفرینٹ کرتے ہیں. آپ ان کی پولیٹیکل پلیجز ساری دیکھ لیں, جو پبلک ریلنگ کے اندر وہ کرتے رہے ہیں, وہ جلسوں میں جا کر جو باتیں کرتے رہے ہیں, کون سی ایسی بات تھی جو انہوں نے کی اور اس کے بعد انہوں نے اس کے یکسر الٹ عمل نہیں کیا. وہ بے شک لونز لینے سے بات تھی کہ وہ ڈیٹ کو قرض سمجھتے تھے, لیکن اپنی حکومت آئی تو ڈیٹ بیسڈ حکومت چلائی انہوں نے. وہ آئی ایم ایف کو پاس جانا بہت برا سمجھتے تھے, پبلکلی کہتے تھے. تو ملک صاحب یعنی جب وہ ایک اپنی طرف وہ حکومت آئی تو بالکل اپنی ایگزیکٹلی وہ پولیٹیکل وہیں پر گئے. کانسٹیٹوئنسی کو جو ہے وہ مطمئن کرتے ہیں, اور دوسری طرف ٹیکنیکلٹیز میں اور دوسری چیزوں کے اندر چھپتے ہیں اسی طریقے سے جیسے وہ الزام لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر. نہیں دیکھیں, ایسے کردار ڈیفائنڈ نہیں ہے, کوئی پہلے کردار نہیں ہے, اور یہ کوئی بڑے کوئی سپر نارمل کریکٹر نہیں ہے. یہ ایک بیسکلی ایک ایسی ڈسکرپشن موجود ہے, یعنی آپ کا جو عمل ہے وہ مختلف ہے اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ مختلف ہے, تو اس کو ہپوکریسی اور منافقت تو کہا ہی جاتا ہے جس حد تک کہا جاتا ہے. لیکن یہ ایک پرسیپشن مینجمنٹ میں زندہ رہنے کی ایک حکومتی تکنیک کا طریقہ کار بھی. ایک کتاب آج کل پچھلے دنوں میں بڑی پاپولر تھی, دا نیو میکیولی, اس میں بڑا ڈیٹیل کے ساتھ یہ کانسیپٹ دیا ہوا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, سن 70 کی دہائی سے جب ولسن کی گورنمنٹ تھی تب بھی تھا کہ اکیوز دا پریویس ون, سیو دا انکمبنٹس. تو وہ ایک پولیٹیکل ریڈنگ کے طور پہ یہ بات چلتی ہے. اس میں اس کے پیچھے ایک فلسفی کار فرمایا کہ جب آپ کچھ کر نہ رہے ہوں اور آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بیس لیس ہو, تو آپ عمل چاہے کچھ بھی کرتے رہیں لیکن کہتے یہ رہیں, اور اتنے تواتر سے کہتے رہیں اور اتنا مسلسل کہتے رہیں کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگے. تو اب مجھے پورا کبھی اس پہ میرا ایمان ہوتا جا رہا ہے کہ دس از واٹ عمران خان از ڈوئنگ. ٹھیک. شاہزی صاحب آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایک طرف تو ٹیلی وائز کر دیں, دوسری طرف جو بینک اسٹیٹمنٹ ہیں اس کی تفصیلات بھی ایون جو اپوننٹ لائر ہیں ان کو بھی نہیں دیتے ہیں. تو ملک صاحب نے تو کہا کہ یہ پرسنالٹی کا معاملہ ہے کہ خود پسندی کا شکار ہیں, اور دوسری طرف جو عمل ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. بہت شکریہ طارق صاحب. میرا خیال ہے کہ ملک محمد خان صاحب نے بخوبی بیان کیا ہے ان کی جو ذہنی کیفیت ہے اس وقت اس ملک کے وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب کی. اور انگریزی کی ایک کہاوت ہے, پریکٹس واٹ یو ٹیچ, اور یہ کہاوت جو ہے یہ اس کی مثالیں آپ کو دین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس تو اعلیٰ مثالیں ہیں اپنے پیارے نبی کی اور اصحابہ کی. تو یہ بہت ہمارے لیے تو یہ تعلیمات کا حصہ رہی ہیں بڑے ہوتے ہوئے. ہم نے ہمیشہ بڑوں سے یہ سنا کہ پریکٹس کرو جو دوسروں کو درس دیتے ہو. اسکولز میں بھی ہم نے یہ سنا. لیکن آج جو عمران نیازی صاحب جس طریقے سے جو کہہ رہے ہیں وہ خود پریکٹس نہیں کر رہے, اس کی ایک نہیں کئی مثالیں تو ملک صاحب نے دی. پھانسی کی مثال دی کہ جی اگر آئی ایم ایف جانا پڑے تو میں پھانسی لگا دوں گا, خودکشی کر دوں گا, یا جو کچھ انہوں نے کہا. اس کے علاوہ انہوں نے جب دھرنا دیا تو انہوں نے اس وقت کی حکومت کے خلاف سول نافرمانی کا اعلان کیا. 126 دن دھرنا دینے کے بعد ان کو جو کچھ حاصل ہوا, آج وہ 1 گھنٹہ بھی لوگوں کو برداشت نہیں کرتے اگر وہ احتجاج کرنے آتے ہیں. اگر ایک احتجاج الیکشن کمیشن کے باہر ہوتا ہے ایک ایسے کیس کے حوالے سے جو 2014 سے جس کے حوالے سے لوگ اب منتظر ہیں, بالخصوص ان کے اپنے ہی بنیادی رکن اکبر ایس بابر صاحب, تو وہ ایک پوری ٹیم بنا دیتے ہیں منسٹرز کی اور کہتے ہیں کہ جی یہاں دھرنا دیا جائے گا یا یہاں لوگ اکٹھا ہوں گے اور لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا, اور ان چند لوگوں کو آپ مطلب وہ چند لوگ ہی چلے ان کی زبان میں آئیں گے تو ان کو آپ کنٹرول کریں. پھر وہ غریبوں کی بات کس منہ سے کرتے ہیں؟ اپنا گھر 12 لاکھ روپے دے کر پینلٹیز بھر کر وہ ریگولرائز کراتے ہیں, اور اسی جگہ غریب جائے ان کی نظر میں وہ جائے جو کرے, اس کے لیے کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی ہے لوگ کیسے کھائیں گے کیسے جئیں گے تو وہ کہتے ہیں میں کیا کروں. پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب جب وہ خود وزیر اعظم ہے تو کہتے ہیں بھی سکون صرف قبر میں ملتا ہے. لیکن یہ اپوزیشن میں رہ کے جو باتیں کرتے تھے, آج حکومت میں اس کا
0.1% بھی یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے ہیں. تو میرا خیال ہے اسی نفسیاتی کیفیت جس کو بیان ملک صاحب نے کیا، میں اس سے اگری کرتی ہوں کہ کوئی ایسی بات اس موجودہ وزیر اعظم نے نہیں کی جو انہوں نے ادروائز بیانات میں کی، بلکہ یہ تو مذاق ہے اگر لائرز لکھ کے دیتے ہیں کہ تمام چیز سیکرٹ رکھی جائے. اگر آپ بی آر ٹی کیس پر خود اسٹے آرڈر دیتے ہیں اور انصاف کا جھنڈا لے کر اور کرپشن کا نیریٹو، کرپشن کا جو ایک بیانیہ آپ نے بڑا اچھالا ہے، اس کو آپ بھول جاتے ہیں جب بی آر ٹی کے اوپر اسٹے کی آپ بات کرتے ہیں. بی آر ٹی جو کہ نہ صرف پاکستان ہے بلکہ پورے ریجن کے اندر، طارق صاحب، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مہنگا ترین یہ پروجیکٹ ہے. تو یہ اور اب یہ جو اس کے دیگر علاوہ بے شمار مثالیں آپ کو اس حکومت کے منسٹرز کی، بالخصوص وزیر اعظم کی مل جائیں گی، جس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ پریکٹس واٹ یو پریچ کی جو کہاوت، جو محاورہ ہے، اس سے یہ لا تعلق ہے. وہ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے اپوزیشن کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں ان ممالک کا نام نہیں لینا چاہتا. طارق صاحب، میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب اتنے سچے ہوتے نا کرپشن کے اس بیانیے سے، اور اتنے سچے ہوتے نا انصاف کے اس نعرے سے جس کے تحت انہوں نے یہ جماعت بنائی، تو میرا نہیں خیال کہ ان کی بنیادی جو رکن ہے اکبر صاحب، ان کو اتنا انتظار کرنا پڑتا یا ان کو کسی ادارے کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا. میرا خیال ہے جو ایماندار آدمی ہوتا، جو حق اور سچ پہ ہوتا، جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بتا سکتا کہ مجھے کس نے پیسے دیے ہیں اس ملک میں سیاست کرنے کے، وہ یہ خود اکاؤنٹس کھول کے شیئر کرتا اور رکھتا. لیکن مسئلہ کہیں تو تھا نا کہ ان کے بنیادی رکن کو یہ نہ صرف شک تھا بلکہ یقین تھا کہ جس جماعت کو انصاف کا نعرہ لگا کے بنایا گیا اور کرپشن کے خلاف باتیں کی گئی، اس جماعت کو ایسے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، ایسے لوگ سپانسر کر رہے ہیں جو قابل اعتراض ہے. تو اسی لیے وہ یہ تمام دستاویز لے کر الیکشن کمیشن کے دروازے پر 2014 سے کھڑے ہیں. 6 سال آج ہو بھی گئے. اس اکاؤنٹس کا وہ حساب مانگتے ہیں. ہم نہیں گئے تھے ان اداروں کے سامنے، یہ جو ان کے اپنے بنیادی رکن ہیں وہ گئے تھے. اور آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جتنی دفعہ بھی پٹیشنز ڈال لیں دیگر اپوزیشن جماعتوں کے خلاف فارن فنڈنگ کی بات کر لیں، لیکن میں ان کی اس جو بتاتے ہیں کہ جی میں بڑا ایماندار ہوں، میں بڑا یہ ہوں، میں بڑا ہوں، میں اس وقت مانوں گی جب یہ 6 سال پرانا کیس اس کا فیصلہ پہلے آنے دیں گے. اور بار بار اپنی ٹیم کو وہاں نہیں بھیجیں جو روکتے ہیں فیصلے کو. بہت بڑی داستان ہے پچھلے 6 برسوں میں کس طریقے سے پی ٹی آئی نے اس کیس کے فیصلے کو روکا ہے، انفلوئنس کیا. ٹھیک، میں یہ عامر ڈوگر صاحب سے جب تک رابطہ ہو جائے، کیونکہ وہ اسپیکر صاحب کے ساتھ تھے کل اجلاس کے حوالے سے، تو ملک احمد خان صاحب، یہ جب 19 جماعتوں کو نوٹس جاری ہو گیا ہے، تو یہ شازیہ صاحبہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ جی پہلے آپ اپنا جواب دے دیں جو 6 سال پرانا ہے، تو اب یہ کیا ہے کہ یہ سب کو لپیٹ کے پھر ایک کمپلیکس سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا انڈر انفلوئنس نظر آتا ہے الیکشن کمیشن، جس طرح اپوزیشن کہتی ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی بھی انڈر انفلوئنس تھی؟ جی بالکل، یہ بڑی واضح اور دو ٹوک بات ہے کہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے. ایک تو اس کو آپ یہ اس طرح سے دیکھ لیں کہ ایک وہ پروسیڈنگ ہے جس میں الیکشن کمیشن نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے ان کی آڈٹ رپورٹس لینی ہے، ان کے اخراجات کا حساب لینا ہے، ان کے پاس آئے پیسوں کا سورس لینا ہے. یہ تو ایک ان کی ایک قانونی ذمہ داری ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر یہ بات بائنڈنگ ہے، اور یہ تو ایک روٹین کی پروسیڈنگ ہے. اس کو آپ ایک طرف رکھ دیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کی نان کمپلائنس کے اپنے کانسیکوینس ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز یہ نارملی کرتی بھی ہیں. ایک ہے ایڈورسیریل پروسیڈنگ ہے، جس میں کوئی درخواست لے کر ان کے پاس چلا جائے اور جا کر کہے کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، یا یہ وہ ممنوع جگہ سے پیسے جس کو لا نے منع کیا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کے پیسے اپنے فنڈز میں نہیں لے سکتی. بابر ایس اکبر کا کیس یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پروہیبٹڈ فنڈنگ آئی.
वो ये कह रहे हैं कि इनके पास वो पैसे आए हैं जिनके मुतल्लिक कानून की बड़ी वाज़े ममानियत है, प्रोहिबिशन है। इसका जवाब वो नहीं देते। वो जब कहते हैं कि हमें बैंक स्टेटमेंट्स दें तो ये कहते हैं कि उसको डिले करते हैं किसी एक प्रीटेक्स्ट पे और दूसरी प्रीटेक्स्ट पे। कोर्ट्स में जाके कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है। 30 मई 2018 का जो ऑर्डर है उसको फिर ये डिफरेंट कोर्ट्स में लेकर निकलते हैं और उसके ऊपर कोई एक लीगल ग्राउंड पे, कभी दूसरी लीगल ग्राउंड पे, कभी जुरिस्डिक्शन के चैलेंजेस पे, लेकिन ये नहीं करते कि जो उनके वकला मांग रहे हैं कि अगर आपने एक जवाब दिया है तो उसका जवाबुल जवाब देना तो उस वकील का हक है, उस साइल का हक है जिसने दरख्वास्त फिर दी। ये कहते हैं जी हमने ये तो अपनी 40,000 बैंक रसीदें स्टेटमेंट्स दे नहीं दी देते कि हैं। वो जवाबुल मलिक साहब जवाब कहते ना हैं हो सके। 40,000 रसीदें दे दी हमने। जी ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन वो मुख्तलिफ बात है। देखिए 40,000 रसीदें ये कह रहे हैं कि ये लोग वो हैं जो हमें फंडिंग देते रहे। ठीक, अगर वो हमें बैंक स्टेटमेंट दें तो बैंक स्टेटमेंट से पता लगेगा कि कौन से पैसे किसने भेजे। ठीक तो उनको बात। वेरीफाई भी तो करना है ना, वो ठीक। सिर्फ इनके कहने से तो वेरीफाई नहीं होंगी। ठीक। और एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स यही होती हैं कि जब आप मुझे कोई मेरे सवाल पे आप कुछ रिप्लाई देते हैं तो उस रिप्लाई पे अगर मुझे कोई चीज़ गलत मिलती है तो मैं उसके मेरे पास मैं किसी रिकॉर्ड का मैं कॉग्निजेंट हूँ, मेरे पास तफसीलात हैं, तो मैं वो रिकॉर्ड जो है उसको रिबट करने के लिए यूज करता हूँ और ठीक। कोर्ट के अंदर या जिस भी ट्राइब्यूनल में या कहीं भी जहाँ पर वो प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन की कमेटी प्रोसीडिंग्स थी, तो मैं वहां पर वो जवाब देता हूँ। ठीक। तो ये पिछले 7 साल से धंधा ये है कि ये उन बैंक स्टेटमेंट्स की जिनमें बाबर एस अकबर, क्योंकि बाबर एस अकबर देखें एक ऐसा शख्स हो सकता है कोई एक प्रो बोनो पब्लिक को चला जाए, कहे कि जी मैं अवामी मुफाद में आ गया हूँ कि ये गलत वो तो करते हैं। बेबुनियादी अब मेंबर कोई हैं। एक कह दी कि मेरी हेर से है कि मुझे इस तरह से किसी ने बताया। नहीं, बुनियादी मेंबर नहीं सर। ये तहरीक इंसाफ ने जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने बड़ा शोर किया वफाक की सतह पे भी और पंजाब में सूबाई असेंबली पंजाब के अंदर भी कि एक विसल ब्लोअर का एक्ट लेकर आएंगे और उसमें साथ इन्होंने ये कहा कि उनको 20% रिवॉर्ड भी करेंगे। और विसल ब्लोअर क्या था कि कोई ऐसी करप्ट प्रैक्टिस जिसके जो कानून के अंदर मान्य हो और जो फंड्स आप तक नहीं आ सकते। और तीसरी बात यह है कि इनके तहरीक इंसाफ के इमरान खान का जो टाइगर फोबिया है वो है क्या। इन्होंने पहले एक फंड रेजिंग की थी, आपको पता है, शौकत खानम के नाम पे, और ये एक बड़ा अजीब मखमसा है। पता नहीं आपके पास वक्त है, आपके तीसरे गेस्ट आ गए हैं, या मैं आपको थोड़ी सी एक बात आपकी इजाजत से बताता जाऊं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज प्रोब होती है, चाहे इंग्लैंड है चाहे वेस्ट, जिनकी मिसाल इमरान खान देते हैं, जो पब्लिक डोनेशंस होती हैं वो सबसे ज्यादा प्रोब होती हैं। अभी रिसेंटली एक कैंसर रिसर्च सोसाइटी यूनाइटेड स्टेट्स की थी, तो वो फंड रेजिंग करती थी। उनकी इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो सेनेट की कमेटीज तक गई और उसके ऊपर 3 कमेटीज थी जिसमें उन्होंने इन बातों पे उनकी प्रोसीडिंग्स को आगे कैरी ऑन किया। नंबर 1, डोनेशंस अट्रैक्टेड फॉर द पर्पस, डोनेशंस स्पेंट ऑन द पर्पस, और जो लोग वो पैसे दे रहे थे उनकी अपनी जो लिविंग उनकी थी उसमें क्या फर्क आया डोनेशंस आने के बाद। तो अब इमरान खान की लिविंग जो थी प्रायर टू हिज क्रिकेटिंग, उनका क्रिकेटिंग कैरियर अपनी पीक पे था जब वो डोनेशंस की तरफ गए। तो एज अ क्रिकेटर जब वो वर्ल्ड कप भी जीत के आ चुके थे तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड थी और उनकी जो एक्टिविटी की जो उनको फंडिंग दरकार हो सकती थी वो क्या थी। और जब ये मैं बिलाशुबा इसका एतराफ करता हूं कि उन्होंने बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं। शौकत खानम का कैंसर के अंदर एक बड़ा, कहते हैं कि अगर उस लाइफ स्टाइल में कोई चेंज आई है, कोई चीज हुई है, तो ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल होगी। अगर ये कोई तो वो भी प्रोब होनी चाहिए, प्रोब होनी चाहिए। मैं मलिक साहब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद ये तो सबसे बड़े कस्टोडियन है। ठीक, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए, तो शाजिया साहिबा के सामने सवाल रखेंगे कि अब क्या नया तवक्को की जा सकती है कि हुकूमत जो है क्या चीज लाएगी, कोई कानून साजी होगी, और अगर कोई चीज लेके आती है तो अपोजिशन का कितना ताउन का हाथ होगा इस इजलास के हवाले से उनके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। शाज़िया मरी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अब पीडीएम के पे दर पे एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद अब जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया है, सेनेट का इजलास बुलाया, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी तो अपनी बना रही है,
क्या नया एक्सपेक्ट करते हैं, या ये भी माजी की तरह का इजलास होगा, या गवर्नमेंट जो है कोई कानून साजी लाए तो अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर उनके साथ बात करने पे तैयार है, क्योंकि बाकी मामला पे तो आप कहते हैं बात नहीं होगी उनसे? देखिए, हमारी हुकूमत से इस वक्त कोई बात नहीं है, ना उन्होंने हमें अप्रोच किया है कि इस इजलास को जो वो बुला रहे हैं, जिसकी इत्तला जो है वो भी आज ही मौसूल हुई है कि ये इजलास बुला रहे हैं। इसमें वो क्या एजेंडा है, क्या रखना चाह रहे हैं, पिछले 3 माह से तो असेंबली सेशन में नहीं है। ठीक। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि मुल्क के हालात जो है वो बतदरीज बिगड़ते चले जा रहे हैं। मुआशी हालात ले लें या सिक्योरिटी के हवाले से हालात ले लें, या जो बुनियादी फैसले इस हुकूमत को करने हैं जिससे कि लोगों की जिंदगी आसान हो सके, बिलखसूस सर्दी के मौसम में जो गैस का बहरान है, जो बिजली का मसला है, जो महंगाई का इशू है। इसी महीने में 3 मरतबा फ्यूल प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया और केरोसिन जैसे तेल की भी प्राइस बढ़ा दी जाती है, जो कि हिट करता है गरीब को। लेकिन इस हुकूमत को समझ नहीं आता, इनको एहसास नहीं है इस बात का। 3 माह बाद असेंबली तो बुला रहे हैं, असेंबली में क्या ये क्या करेंगे इसका हमें तो इल्म नहीं है। आपस में ही मीटिंग्स कर रहे हैं। जी, वो अभी फिर ऐसे बिल्स आमिर फिर डोगर ऐसे साहब भी बिल्स जो है ना वो इसी वक्त स्पीकर साहब के साथ ही हैं, और यही हमसे तो उन्होंने कहा था कि हम जी। साथ। लेकिन बात यह है ना कि असेंबली जो है वो तमाम अरकान के लिए है और स्पीकर साहब कस्टोडियन होते हैं। अगर आइन को और रूल्स को पढ़ लिया जाए और उनको समझ लिया जाए तो स्पीकर जो है वो पूरे हाउस का स्पीकर होता है, हाउस ठीक। का कस्टोडियन होता है। ठीक। और उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि ऑपोजिशन को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ऑपोजिशन जो है उसको मौका कम मिलता है अगर बात करने का। तो सही। ये इंश्योर कस्टोडियन करता है कि ऑपोजिशन जो मसाइल हैं, जो अवामी इश्यूज है, उस पर बात करें। आप देखते हैं इस असेंबली का माहौल क्या है। हम मायूस तो बहुत है असेंबली के जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स को चलाया जाता है उस हवाले से, लेकिन फिर भी हम पार्लिमानी निजाम में यकीन रखते हैं। हम पार्लिमानी जमात हैं, हमने इसी पार्लियामेंट के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, तो हम होंगे इस पार्लियामेंट के अंदर और हम इस पार्लियामेंट के अंदर अवाम के तमाम मसाइल लेकर जाएंगे, उनको उठाएंगे, जोरों शोर से उठाएंगे। जो परेशानियां इन लोगों ने लोगों को दी हैं इन पिछले चंद माह में बिलखुसूस, और जो तोहफे इस साल के शुरू में जिसमें महंगाई है और वो जो ब्लैकआउट हो गया था 10 तारीख को, हम इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। ये हमारे रास्ते रोकते हैं अगर हम इलेक्शन कमीशन के आगे बैठे या हम कहीं जलसा करें। अब देखते हैं पार्लियामेंट में माइक ही बंद कर सकते हैं, लेकिन माइक बंद भी हो जाएगा तारिक साहब, जी। तो हमने तो बात करनी है, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत पेचीदा है, लोग बहुत परेशान हैं। एक मसला हो तो उसका जिक्र करें, यहाँ तो मसाइलिस्तान बनता जा रहा है ये मुल्क। ये जब खुद अपोजिशन में जमात थी और हम इनके साथ थे तो इनके अरकान हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के जमाने की बातें बता बताकर उस वक्त की हुकूमत जिसका मलिक साहब उस वक्त हिस्सा थे, उनको बड़े बड़े दर्स दिया करते थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आज गरीब का क्या इन्होंने हशर किया है। आज जो इन्होंने घर प्रोवाइड करने थे, जो 50 लाख घर थे वो तो छोड़ दे, एक तरफ हो गए, लेकिन जो लोगों की छतें थी वो छीनी जा रही हैं। तो ये तो गवर्नमेंट जो है इस कोई तरह कंस्ट्रक्टिव अगर कोई कानून साजी रखेगी, आपसे बात करेगी, तो पार्लियामेंट के अंदर तो फिर उनसे बात हो सकती है, या नहीं वो दरवाजे भी बंद कर दिए? तारिक साहब, हमने कभी भी इस हुकूमत को ये नहीं कहा कि हम आपके साथ किसी अवाम दोस्त जो कानून साजी है, जो प्रो पीपल कानून साजी है, उस पर बैठकर बात करेंगे। लेकिन ये चोर दरवाजों से ऑर्डिनेंसेस लाते हैं, चोर दरवाजों से ये ऐसा कानून ले आते हैं जिस पर कि ये चाहते हैं कि असेंबली में माहौल खराब हो और असेंबली में शोर हो। और आप यकीन करें कि कानून में और रूल्स में ये वाजे लिखा है कि असेंबली का जो प्रोसीडिंग है, जो हाउस है, वो इन ऑर्डर होना चाहिए फॉर प्रोसीडिंग्स टू बी कैरीड। ठीक। लेकिन एक केओटिक सिचुएशन के अंदर भी ये अहम बिल्स जो कि जिसमें कि अपोजिशन की राय देने का भी उनको मौका नहीं दिया जाता, अमेंडमेंट को रेस करने का, मूव करने का मौका नहीं दिया जाता, और ये मिनटों में धड़ाधड़ बिल्स पास करते हैं। ये किसी हुकूमत की कामयाबी नहीं होती तारिक साहब, ये शर्मिंदगी का बाइस है पार्लियामेंट के लिए और बहैसियत पार्लियामेंटेरियन मेरे लिए। जी मलिक साहब, जब इसके ऊपर जरा मुझे राय दे दीजिएगा कि पार्लियामेंट में अभी दरवाजे खुले हैं,
गुंजाइश बाकी है, या जो अपोजिशन कहती है कि इतनी सफोकेशन है कि पार्लियामेंट के तमाम रास्ते बंद किए तभी हम सड़कों पर आए हैं, तो क्या रास्ते खुल सकते हैं, वो दरवाजे खुल सकते हैं? अच्छा देखिए तारिक साहब, ये वर्किंग पार्लियामेंट का जो वो होता है ना कि वर्किंग पार्लियामेंट कौन सी होगी, वो बुनियादी तौर पे हुकूमत के उस रवैये के साथ कि वो ऐवान को कैसे चलाती है। ये एक पूरी दुनिया का और खसूसन वेस्टमिनिस्टर मॉडल का, और या जहाँ कहीं पर भी कोई कांग्रेशनल अरेंजमेंट्स हैं या पार्लियामेंट्स के अरेंजमेंट्स हैं, जहाँ कहीं पर भी हाउसेज हैं पूरी दुनिया में मोस्टली हैं, तो वहां पर आपको पता है कि ऑपोजिशन के पास तो दो ही तरीकेकार हैं कि या तो वो पार्लियामेंट्री टूल्स के जरिए अपने प्रोटेस्ट्स को रजिस्टर करवाए और अपनी बात को उठाए, और अगर कोई गवर्नमेंट वो बात ना सुन रही हो तो उसके अंदर कोई उसका ऐसा प्रोटेस्ट भी आ जाए जो मीनिंगफुली, जैसे देखें ना कि अगर ये लफ्ज प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट बरतानिया में इस्तेमाल हुआ तो इस पर इतना गुस्सा करने की जरूरत ना होती। वो तो इमरान खान साहब ने भी पहले गुस्सा नहीं किया था मलिक साहब, पहले तो डेस्क बजाए थे, तालियां बजाई थी, डेस्क बजाए थे उस पर। नहीं वो देखें, अगर नहीं, वो तो शायद गालिबन इलेक्ट समझ के उन्होंने गलती से बुझा दी, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट की थोड़ी हिस्ट्री ले लेते तो शायद इतना गुस्सा ना करते। एक्चुअली एग्जैक्टली, लेकिन वो अभी उसका इतना गुस्सा कर गए उस वर्ड प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट का कि अब वो पार्लियामेंट को ही नहीं चलने दे रहे। झगड़ा ये, अब अगर देखें ना कि अगर वहां पे फॉर एग्जांपल बात करें कोई मुश्तरका इजलास हो सेनेट का, और वहां पे रजा रुबानी जैसे पार्लियामेंटेरियन कोई बात करें किसी ज्वाइंट सिटिंग में और जवाब में मुराद सईद उठें तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर कैसे वर्किंग पार्लियामेंट है? तो ये तो वैसे ही तज़हीक है उन जैसे मोहतरम लोगों की, तो फिर क्या बात करेंगे हम, कैसी वर्किंग पार्लियामेंट हो सकती है? नोबडी विल हैव एनी इंटरेस्ट देयर। और फिर हादसा क्या बपा हो रहा है कि ये इस वक्त फिर नया क्या होगा? आप कुछ कहने लगे? नया क्या होगा मलिक साहब? नया तो ये तारिक साहब, नया देखिए बात ये है ना, अलमिया ये है, मैं अगर मलिक साहब बात मुकम्मल कर चुके हैं, देखिए अलमिया ये है कि जो बात मेरे ख्याल मलिक साहब ने कही है वो बात बहुत समझने वाली है। पार्लियामेंट के अंदर लोग भी हमारी तरफ देखते हैं, पार्लियामेंट में भी लोग चाहते हैं, जब लोग वोट करके हमें भेजते हैं तो बेशक अगर हम अपोजिशन में भी होते हैं तो लोगों को ये उम्मीद होती है कि वहां हमारे हुकूक पर बात होगी। अगर मैं सुबह सिंध से आती हूँ तो सुबह सिंध के साथ होने वाली ज्यादतियां बिलखुसूस आज की वफाकी हुकूमत की जानिब से जो हो रही हैं उस पर मैं बात करूंगी, और मैंने बहुत मर्तबा बात की और बहुत दुश्वारी के बाद मुझे मौका मिला इस पार्लियामेंट के अंदर अपने उन इश्यूज पर बात करने का। लेकिन इससे मैं मायूस होती हूँ जब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है सिर्फ ये कि मैं अपने इलाके में या मेरे सूबे के अंदर जो बहरान है उन पर बात करने की, लेकिन एक तकलीफ जरूर होती है कि अगर मैंने एक जेन्युइन कंसर्न रेज की, एक हकीकी मसला लोगों का उठाया, तो वहां से एक नॉन सीरियस जवाब मुझे मिलता है। और वो मतलब पहले एक माहौल हुआ करता था कि जो अवामी लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, अब वो मलिक साहब की बात दुरुस्त है कि इनको इलेक्टेड का मतलब ही नहीं पता, इनको इलेक्टेड का स्पिरिट ही नहीं पता, ये वाकिफ ही नहीं है इलेक्टेड होने की जिम्मेदारियों से। क्योंकि अगर एक मेंबर खा वो अपोजिशन या गवर्नमेंट का हो, लेकिन अगर अपने इलाके या अपने सूबे के हवाले से किसी मसले का इजहार करता या करती है, तो उस जो कंसर्न मिनिस्टर है उनका काम होता है कि इन चीजों को नोट करें और उस पर कोई एकेडमिक जवाब दिया जाए, कोई सैर हासिल तो बात ये डेलिब्रेट डाइवर्जन भी तो हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता, गालन गलोच हमें सुनने को मिलती है मिनिस्टर्स की जानिब से, हुकूमती मिनिस्टर्स की जानिब से, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है बहैसियत पार्लियामेंटेरियन कि हम किस लेवल पर आ गए हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो ये डेलिब्रेट डाइवर्जन भी तो हो सकती है कि जानबूझ के ऐसे करते हो ताकि इश्यूज के ऊपर बात ही ना हो। तारिक साहब, डेलिब्रेट डाइवर्जन से पार्लियामेंट की जो सैंक्टिटी है वो इरोड होती चली जा रही है, जो डिसेंसी है वो मरती चली जा रही है, जो इखलाकियात है उनका जनाजा निकलता चला जा रहा है। और इसीलिए भी जरूरी है कि जो इखलाकियात का जनाजा निकाल रहे हैं
جو ڈیسنسی کا جنازہ نکال رہے ہیں, جو پارلیمنٹ کی توہین کر رہے ہیں, ان کو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے. یہ پارلیمنٹ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس پارلیمنٹ کا وقار, اس پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی میں کے ساتھ ہر پارلیمنٹرین کی عزت جڑی ہوئی ہے, اور اس کی جڑی ہے جو الیکٹڈ کا مطلب جانتا ہے. چونکہ یہ الیکٹڈ نہیں ہے, اور یہ بات ہماری سچی ثابت ہوتی ہے ان کی حرکات سے, ان کی کارکردگی سے, لہٰذا ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دے کر چلے جانا چاہیے. ٹھیک شاہد صاحب, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں. تو آج یہ مراد علی شاہ صاحب کے اوپر بھی ایک ریفرنس کی بات ہو رہی ہے, اور چودھری برادران کے تمام کیسز جو ہے وہ آج جو ہے ختم کرنے کا معاملہ ہوا ہے. اس پہ تھوڑا سا گفتگو کر لیں گے, اور ایک براڈ شیٹ کے جو ایشو ہے اس کے اوپر کر کے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب, یہ ذرا مجھے فرما دیجیے گا کہ اب یہ براڈ شیٹ کے معاملے کے اوپر کہہ رہے ہیں جو تحقیقات ہوگی 45 دن میں مکمل ہوگی, اب یہ تحقیقات ہوگی کس کے خلاف؟ کیونکہ یہ ایکچوئل میں تو جو اس کا پنڈورا باکس ہم جو سرا پکڑ رہے ہیں کہیں سے کہیں نکل رہا ہے. نیب کی ایگریمنٹ ہے, طارق فواد ملک صاحب جنرل نعیم اکبر صاحب کے داماد نکلے ہیں, پھر وہ نیب کے ایبسکانڈر ہیں, وہی جا کے پھر پاکستان کے خلاف گواہی دیتے ہیں, اس گواہی پہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ تو ایک ایسی کھچڑی پک گئی ہے کہ اس میں سے اب ہوگا کیا؟ طارق صاحب, میں آپ کی معصومیت پہ حیران ہوں. دیکھیں, اگر تو یہ حکومت سنجیدہ ہے نا اس معاملے میں کہ یہ براڈ شیٹ پہ کچھ کرنا چاہتی ہے, تو بڑی سمپل, بڑی ایک کام کر لیں, باقی سارے کام خود بخود ہو جائیں گے. ٹھیک, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, چلیں آپ دیکھیں, انکوائر کریں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. اور نیب کس نے بنایا؟ اس نیب آرڈیننس کو کس نے بنایا؟ اس نیب آرڈیننس کے جو ایگریمنٹس تھے وہ نیب کی براڈ شیٹ کے ساتھ کس نے کیے؟ اور 2003 میں پھر اس کو ختم کس نے کیا؟ اور پیسے کس نے دیے؟ یہ 5 لوگ آپ کے پوچھنے والے ہیں. باقی تو دیکھیں نا, آپ مجھے ایک, میں بائی پروفیشن لائر ہوں, تو آپ مجھے کسی کے اکاؤنٹس بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں ڈیٹیکٹ کر کے بتائیں. اس میں کوئی جیمز بانڈ 007 تھوڑی جانا تھا کہیں کہ جس نے جا کے کوئی نیچے سے چیزیں نکال کے لانی تھی. تو ریکارڈ کی بات تھی, فگرز تھے سامنے آپ کے تھے آپ. لیکن یہاں معاملہ صرف اگر کوئی جو دینے والا ہے, جو یہ پیسے بھی دے رہا ہے, جو کانٹریکٹ بھی کر رہا ہے, ٹرمینیٹ بھی کر رہا ہے, پھر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ NRO بھی دے رہا ہے. چلیں تو یہ بعد میں آ جائے گی بات, پوچھ لیں بعد میں کہ بینیفیشری کون ہے. لیکن پہلے ایک بندہ تو پکڑیں جو آپ کے بالکل سامنے ہے کہ یہ ہے, باقی چیزیں تو ڈٹرمن ہونی ہیں. یہ تو بالکل کرسٹل کلیئر ہیں, لکھی پڑھی ہیں, آپ کے سامنے ہیں. تو ایک پارٹی تو پکڑی جا سکتی ہے. اگر عمران خان صاحب کا ارادہ ہے, نیک نیتی سے کرنا چاہتے ہیں, تو ایک فریق تو پہلے پکڑے نا, تو اگلے کو ڈھونڈ لیتے ہیں کون. اور یہ پھر جو منسٹریل کمیٹی بنائی 5 رکنی, اس میں سے ایک صاحب وہ تھے جو ملتے رہے موسوی صاحب سے, شہزاد اکبر صاحب. دوسرے صاحب وہ تھے جن کو کہہ رہے ہیں کہ جی کانٹریکٹ کر کے ختم کیا, وہ اس کے ترجمان فواد چودھری صاحب. 5 میں سے 2 بندے تو یہ تھے اس کمیٹی کے. یہ صرف 32 ملین جو ہے ان کو اوپر نیچے کرنے کا کمیٹی, اور کچھ کرنے کی نہیں ہے. دیکھیں نا ذرا, اس چیز کا بھی تو ریکارڈ آنا چاہیے کہ وہ 32 ملین پاکستان کے ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں کیوں تھے. 17 ملین تھے تو پھر 15 کیوں گئے؟ اور اگر وہ 17 ملین پہ ایک بات سیٹل ہو سکتی تھی تو باقی 15 کیوں مانا؟ اور اگر اس کی ایگزیکیوشن پہ اس آرڈر کی جو یہ کہہ رہے ہیں 2017 کا چلے مان لیا, تو کیا ایگزیکیوشنز اپیل نہیں ہوتی؟ کوئی اپیل تو کرتے, کہیں کسی ہائر کورٹ پہ جاتے تو صحیح. شاہزی صاحب, ایک اور جو آج ایک معاملہ ہوا کہ جی وہ چودھری برادران کے جو کیسز تھے وہ آج وائنڈ اپ, کیونکہ نیب نے اس پہ سٹیٹمنٹ دے دیا. اور دوسری طرف مراد علی شاہ صاحب کے خلاف احتساب عدالت اسلام آباد میں ریفرنس. تو اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے کہ پھر یہ دوبارہ انڈورس ہوتا ہے اپوزیشن کا نیریٹو کہ جی احتساب تو صرف ہمارے لیے ہی ہے؟ طارق صاحب, ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ احتساب اس ملک کے اندر سلیکٹیو ہے. اس ملک میں اندر بالخصوص اس دور میں تو عمران خان صاحب, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ان کا تو بیانیہ یہ تھا کہ جی احتساب ہو اور کرپشن ختم ہو اور تمام چیزیں سامنے آئیں. لیکن جب سے وہ آئے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ڈکٹیٹروں کے دور کا بھی جو کاروائی تھی اس کا بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے. اور اب جو یہ براڈ شیٹ, جس کو فراڈ شیٹ بھی کہا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے جو تمام چیزیں ہیں وہ بھی
यकीनन बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं और इसका बिल्कुल पता लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा मौकिफ रहा है ठीक कि डिक्टेटरों ने अपने अपने वक्त में पैसा खर्च करके सियासी रहनुमाओं के खिलाफ केसेस बनवाए हैं और इस मुल्क को डीपोलिटिसाइज करने की मुहिम चलाई है। सही ये बात शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अपनी हयाती में कह चुकी हैं, आज ये चीजें साबित हो रही हैं। और ये तमाम जो दौर रहा है पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को डीपोलिटिसाइज करने की साजिशों में चले हैं। सही और आज अगर वजीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब के हवाले से रेफरेंस आया है, आप देख रहे हैं एक तरफ आपने देखा कि किसी को रिलीफ मिल जाती है, जो एलाइज हैं हुकूमत के उनको रिलीफ, हुकूमत में जो बैठे हैं उनको रिलीफ, लेकिन अपोजिशन में खा वो एक सूबे का वजीर आला क्यों ना हो उसके खिलाफ रेफरेंस। 2018 में भी इन रेफरेंसेस की बात उनके हवाले से हुई, आज फिर हो रही है। और वो वाहिद वजीर आला है सिंध का, इस सूबे का, जो उन मीटिंग्स के अंदर बोलता है जहाँ वजीर आजम बैठे होते हैं, जहां वो अगर बात करते हैं तो एविडेंस से बाकायदा होमवर्क के साथ करते हैं। बाकी 3 सूबों के तो गुजरा आला खामोश रहते हैं, उनके पास तो ना कुछ बात करने, वो सिर्फ जी की हुजूरी कर रहे हैं, वो सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। एक वजीर आला है सूबा सिंध का जो काम कर रहा है और इस हुकूमत को खटकता है। आपने शेख रशीद साहब का बयान भी सुना होगा, गुज़िश्ता चंद रोज कबल उन्होंने एक टेलीविजन शो में कहा कि मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दे रहा है। ये सिर्फ एक मुराद अली शाह है जो इनसे उलझता है। तो जो उस वफाकी वजीर ने 4 दिन पहले कहा था, आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो यानी वो इशूज पे चूंकि मुराद अली शाह वोकल हैं, चूंकि वो एक रेजिस्टेंस देते हैं, एकेडमिक एविडेंस से बात करते हैं, सिर्फ जाकर वो किसी के साथ ना डेकोरम खराब करते हैं मीटिंग्स का। एक आध मीटिंग्स में हमने भी देखी है उनकी प्रोसीडिंग्स, यहाँ तो हम देखते ही हैं उनकी मीटिंग को किस तरह कंडक्ट करते हैं। लेकिन वजीर आजम के सामने उन्होंने कई मौकों पे वजीर आजम को जो एकेडमिक और जो प्रिपरेशन के साथ जो उनका होमवर्क था जवाब दिए, उनको लाजवाब कर दिया। ठीक, तो आप पता नहीं वजीर आजम का ये ईगो हर्ट कर देते हैं वहाँ होमवर्क करके जाते हैं, या उनके साथ बैठे हुए लोगों को इनसिक्योर कर देते हैं जब होमवर्क करके जाते हैं। तो जो बंदा अपना काम करता है तारिक साहब, अगर उसको इस तरह सजा दी जाए तो फिर ठीक है, ऐसी सजाएं हम भुगतने को तैयार है, काम तो हम करते हैं। ठीक, मलिक साहब लास्ट सेंटेंस जी प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। आमिर डोगर साहब से हमने बड़ी कोशिश की, राब्ता किया, मगर वो स्पीकर साहब ने उन्हें इजाज़त नहीं दी, वो निकले नहीं है अभी तक वहाँ से। तो ये कंक्लूड कर दें, जो शाजिया बीबी कहते हैं कि जो वोकल हो, इशूज़ पे बात करे, रेजिस्ट करे, प्रेशराइज कर दें उनको नैब और दूसरे हथकंडों के जरिए। नहीं, मैं तो असूली तौर पे खिलाफ हूँ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप क्या किस तरह से आपका ला के ऐसे में, दिस इज हाईली अनफेयर। और वो केस भी क्या है, उसके डिटेल्स मैंने आज पेपर में थोड़े देखे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये पाकिस्तान के इस डेमोक्रेटिक जमहूरी और ये पार्लिमानी निज़ाम में इस तरह की ज़्यादतियाँ जो हैं वो इस निज़ाम को बिल्कुल मफलूज करके रख देंगी। ठीक, आपका अगर कोई मुद्दा उनसे चीफ मिनिस्टर से आंसरेबल, अगर आप उनको समझते हैं कि उनकी कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ऐसी थीं, तो फिर तो ये मामला किसी और तरह से हैंडल होना चाहिए था। ये इस तरह से उनको बेतौकीर करना, एक वजीर आला को कभी किसी नैब के अफसर के आगे, और मैं तो ये बुजदार के बुलाने पर भी ये कहता रहा हूँ चीज़ है कि अपना मुराद अली शाह साहब है, और ये जिस तरह से उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशंस को, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स को, ये पॉलिटिकल क्लास को ये समझ नहीं पा रही है। ये शाजिया बीबी ने बड़ी अच्छा एक नुक्ता उठाया है, उन्होंने कहा ना कि ये डीपोलिटिसाइज करने का एक मूवमेंट है जो तवातुर के साथ होती रहती है पाकिस्तान के अंदर। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, शाजिया मरी साहिबा, आमिर डोगर साहब से हम रब्ता ना कर सके अनफॉर्चुनेटली, फिर किसी प्रोग्राम में उनसे बात करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इसी वक्त इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।